एक ऐसा टेम्पलेट सेट हो, कोई भी बंदा अगर इस वीडियोस को या मेरे इन सीरीज़ और वीडियोस को देखे तो वो ये एक टेम्पलेट को सेट करे। सबसे पहले अपने आप को जाने कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, मेरा रिस्क टॉलरेंस का कैपेसिटी कितना है, जो कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या बोलती है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप पे वो फिनेंशियल प्लानिंग में आए कि हाँ मुझे किस टाइप की फिनेंशियल प्लानिंग करनी है। नमस्कार, मैं अवनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। ये जो चैनल है इसका ऑब्जेक्टिव मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में शेयर किया था कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और फिर पहला जो उसके बाद का जो सेकंड वीडियो आया था उसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया था जो था रिस्क प्रोफाइलिंग, क्यों वो ज़रूरी है और क्यों उसका इम्पोर्टेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को सेलेक्ट करते हो। और आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल प्लानिंग की, कि फिनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है, और फिनेंशियल प्लानिंग को लेकर डिफरेंट थ्योरीज़ क्या बोलती हैं, और फिनेंशियल प्लानिंग करते कैसे हैं, उसके स्टेप्स क्या है। तो ये हम सब कवर करने वाले हैं। ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा कवर करना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमें समझने की और हमें अच्छे से समझने की बहुत ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत जितनी रिस्क प्रोफाइलिंग की है। क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग, जैसे मैंने पहले बात की थी कि ये जो मेरे वीडियोस होने वाले हैं, ये मैं वीडियोस को एक तरीके से फॉर एग्जांपल के तरीके में समझाना चाहता हूँ कि एरोप्लेन जब भी स्टार्ट होता है, एरोप्लेन जब भी टेक ऑफ करता है, उससे पहले वो एक रनवे पे जाता है, एक स्पीड को मेंटेन करता है, उसके बाद में एक अपना जो है टेक ऑफ की तैयारी करता है। तो अभी ये समझ लीजिए कि ये रनवे की ही तैयारी है, वो स्पीड को मेंटेन करने की तैयारी है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा टेम्पलेट सेट हो, कोई भी बंदा अगर इस वीडियोस को या मेरे इन सीरीज़ और वीडियोस को देखे तो वो ये एक टेम्पलेट को सेट करे। सबसे पहले अपने आप को जाने कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, मेरा रिस्क टॉलरेंस का कैपेसिटी कितना है, जो कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या बोलती है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप पे वो फिनेंशियल प्लानिंग में आए कि हाँ मुझे किस टाइप की फिनेंशियल प्लानिंग करनी है। फिर जैसे आगे हम टॉपिक्स पे कवर करेंगे, फिर जो एक मोमेंटम जब बनेगा तो हम फिर स्टॉक्स की भी बात करने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको अब ग्रोथ दिखेगी, या वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, या टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। जो कि मसाला वाले जो वीडियोस हैं वो मैं चाहता हूँ कि पहले एक बेस बन जाए, उसके बाद में फिर मसाले वाले वीडियोस को हम इंट्रोड्यूस करें। तो अब मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आता हूँ, आज की जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फिनेंशियल प्लानिंग। क्यों ये ज़रूरी हो जाता है? फिनेंशियल प्लानिंग बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी, जैसे मैं बात करता हूँ किसी की भी, तो वो सब लोग जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना जो उनका जो पेशेवर काम है, उनका जो मेन डोमेन वाला काम है वो करते हैं, और उससे वो जो पैसा बनाते हैं उस पैसे को वो चाहते हैं कि और वो पैसा काम करके थोड़ा और पैसा बनाए। ठीक है, तो इसीलिए वो इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या वो कहीं पैसा डालते हैं, तो उसकी जो प्लानिंग करते हैं जहाँ जहाँ वो डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कहलाती है फिनेंस, मतलब फिनेंस की प्लानिंग। तो उसको अगर हम थोड़ा सा एक तरीके से अगर ऐसा बोलें कि अगर हम जितनी अच्छी फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं उतनी अच्छी हम जो है हमारे पैसे को काम पे लगा सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या रहने वाले हैं। तो टाइप्स इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है एज बेस्ड प्लानिंग, एक होता है नीड बेस्ड प्लानिंग, एक होता है गोल बेस्ड प्लानिंग। तो इनके डिफरेंट क्या क्या इनके इम्पोर्टेंसेस हैं, क्या ये चीज़ें जो है एज बेस्ड प्लानिंग में क्या चीज़ें कंक्लूड होती हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, एज बेस्ड में क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिस्क प्रोफाइलिंग मदद करती है। तो जो पहला चैप्टर होने वाला है, जो भी ये वीडियो मैं बीच में अब अगेन टॉपिक से डिवेट हो रहा हूँ, तो जो भी पहला वीडियो था हमारा रिस्क प्रोफाइलिंग का, और जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखी है पहले वीडियो की, कि जहाँ पे मैं ये बात करता हूँ कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों ज़रूरी है। तो उसके बाद में आपको ये जो जैसे फिनेंशियल प्लानिंग
अच्छे से समझ में आएगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो वो पहला चैप्टर को आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल देता हूँ। तो जनरली मैं अगर ये बोलूँगा कि एज बेस्ड प्लानिंग को मैं अगर ये बोलूँ कि एक इसे मुझे नाम देना हो तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक सर्फिंग है, एक सेलिंग है। जीवन के जो जितनी टाइड्स हैं, जीवन की जितनी जो बड़ी बड़ी जैसे बोलते हैं ना लहरें हैं, लहरों के बीच में से निकल के एज वाइज की ये प्लानिंग जनरली बोलते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस इसलिए आ जाता है कि हमें ना डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे डिफरेंट एवेन्यूज़ को देखना पड़ता है और अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आज मैं एक सर्टेन लाइफ स्टेज पे हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मैं कहाँ मुझे जाना है, फाइनेंशियली कहाँ जाना है और मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मिस्टर ए नाम का लड़का है जो कि 25 साल का है, ठीक है। तो जो एक नई अभी उसने कंपनी ज्वाइन की है, नया उसका फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हुई है, उसका एज 25 है और उसने ये डिसाइड कर रखा है कि अगले 10 साल में उसको उसका घर लेना है। तो उसकी जो प्लानिंग हो गई बेसिकली, अगर उसकी एज वाइज अगर प्लानिंग देखेंगे तो वो 25 साल लगा है। तो अगर मैं इसको ऐसा एग्जांपल करूं कि किसका कितना इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए, तो ट्रेडिशनली ये बोला जाता है 100 माइनस इंडिविजुअल की एज, जो उसका इस केस में मिस्टर ए की एज है 25, तो बैलेंस आउट होता है 75। तो 75 जो है 75% तक का वो जो है एक्सपोजर लेता है रिस्क को। बट फिर वही बात आती है कि एसेट और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या बोल रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में उसको उसके रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एज बेस के वापस आते हैं एज बेस प्लानिंग के थ्रू कि 25 साल का जो मिस्टर ए है उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे अपना घर लेना है, फिर गाड़ी लेना है। तो उसकी इस एज में उसके जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हो गए। और वहीं मैं मिस्टर बी की बात करता हूँ जो कि 60 की एज में है और अगले 2 साल में रिटायर होने वाले हैं। और उनकी लाइफ में ये कि रिटायरमेंट में मुझे जो मैंने कर रहा था, जो भी मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की थी, अब मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो एज वाइज में मैंने एक एग्जांपल मिस्टर ए का लिया जो कि 25 साल के हैं, जिन्होंने अभी जर्नी स्टार्ट करी है, फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करी है। और बी की बात करेंगे जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी अब ख़त्म करने वाले हैं। तो इसीलिए इन दोनों को अपनी एज में ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरे लिए कौन सा एवेन्यू अच्छा है और आज मेरी नीड क्या बोलती है कि मुझे कौन से एवेन्यू में जाना चाहिए जिससे मेरा जो पर्पस है वो फॉरफिट हो जाए। तो ये पूरा एक जनरली जो है ये एज बेस्ड प्लानिंग जो है उससे हम डिसाइड करते हैं। अब इससे इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं रिस्क और रिटर्न को एज के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही है वो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी एज है, जैसे मैंने बोला 100 माइनस 25, उस एज में मिस्टर ए की एज में मैंने 75 उसका जो एक टेंटेटिव बॉलपार्क एक फिगर निकाला इक्विटी के एक्सपोजर का। वहीं मैं बात करता हूँ बी की, तो उनकी एज अभी 60 है, तो 100 माइनस 60, तो उनका जो बैलेंस आ रहा है वो 40% ही इक्विटी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टूल है जहाँ से हम रिस्क को एवरेज आउट करते हैं। देखिए जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड, ऐसा बोला जाता है। बट रिस्क को मिटिगेट करके ज़्यादा रिटर्न्स बनाए, वही एक अच्छा जो है एक अच्छा सेलर कहलाता है या फिर एक अच्छा इन्वेस्टर कहलाता है, जो अगर आपके रिस्क को मिटिगेट करे, कम करे और रिटर्न्स को ज़्यादा करे। तो डेफिनेटली एक ये एज बेस्ड प्लानिंग में एक ये फ़ायदा इसलिए है कि आप अपने जो बैलेंसेस हैं वो बनाते हैं रिस्क और रिटर्न के बीच में। अब एज वाइज की अगर बात करें तो होम की, ड्रीम होम की प्लानिंग हो गई, वो हो सकता है 25 से 35 के बीच के में जो काम कर रहे हैं वो इस की प्लानिंग करते हैं। रिटायरमेंट और पेंशन फंड्स की प्लानिंग मिस्टर बी जरूर करेंगे, क्योंकि अब वो 60s के हो गए, तो उनको या हो सकता है वो 50s में भी कोई उनको उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने बोला हो कि सर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग आज से ही करनी चाहिए। और कई सिनेरियोज़ में मैंने ऐसा देखा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग 35 के भी, मुझे मेरे जो क्लाइंट्स हैं कभी हमेशा ये बोलते हैं कि 35 मेरी एज है और मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग आज करनी है। तो वो भी एक सिनेरियो एक हो जाता है, क्योंकि आज जैसे अभी पिछले लास्ट के 1-2 सालों में अगर एक मैं एग्जांपल लूँ तो रशिया यूक्रेन के वॉर से और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया वर्ल्ड में,
या यूरोप में आया, अमेरिका में जो रिसेशन के जो अलार्मिंग बेल्स बजे, उससे क्या हुआ कि जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ गए। तो अभी टेक्निकली मैं एक एग्जांपल, अब इनको थोड़ा अपन को फाइनेंशियल प्लानिंग को यहीं रखते हैं, बैक जाते हैं 2014 में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था मुंबई से, तो तब इंटरेस्ट रेट यही थे, होम लोन यही 9%, 9.5% पे था, और अभी भी 9% पे जाके आ चुका है। तो एक एडवर्स सिनारियो ऐसा बन गया, तब हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत मार्केट जो शेयर मार्केट से वो 27,000 पे ही थे, आज हम 65-66,000 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। बट मार्केट 2.5 टाइम्स बढ़ गया, पर वो जो इंटरेस्ट के रेट्स हैं वो वहीं रहने लगे। तो कई जैसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये समझ में आई कि यार अमन, ये जो इंटरेस्ट रेट्स के हमें कुछ कूपन्स हैं या बॉन्ड्स हैं, जो पेपर्स हैं, इतने अच्छे लुक्रेटिव रेट में मिल रहे हैं, इस यहाँ पे हम कुछ इक्विटी में, डेट में हम बाइंग कर लें। क्योंकि जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग की जैसे अपन बात करते हैं, तो वहाँ पे इक्विटी तो ठीक है, इक्विटी तो बहुत सारे मौके देगी और यहाँ से भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी ही करेगी। बट डेट क्या है, डेट में एक ऐसा टूल था, तो कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे ऐसा भी बोला कि यहाँ से ही आज बोले यार मेरे रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए तो मेरा एसेट एलोकेशन की भी मैं बात कर लेंगे, और मेरा जो एलोकेशन है डाइवर्सिफिकेशन की भी बात कर लेंगे। तो कई क्लाइंट्स हैं। अब ये बेसिकली ये एज टू एज और ये जोग्राफिकली भी बहुत डिफरेंस आता है। जैसे मैंने मुंबई भी सर्विसेज दी हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में, और मैंने इंदौर भी काम किया है, और जहाँ से मैं आता हूँ, जो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पंजाब एंड देन राजस्थान एरिया से जब मैं आता हूँ, तो एक डिफरेंट स्किल सेट है, एक डिफरेंट साइकोलॉजी है, डिफरेंट एक अंडरस्टैंडिंग है गोल्स को लेके। प्लीज़ इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। जैसे हम हमारे अभी आजकल पंजाब या राजस्थान जो बेल्ट है, पंजाब टच बेल्ट है, वहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग जो हैं ये बात करते हैं कि बड़े, या तो बोले हमें ज़मीन में और अच्छा काम करना है, या बेटे को ग्रेजुएशन करा के आईलेट्स करा के कनाडा भेजना है। तो उनके गोल में ऑब्जेक्टिव गोल क्या हो जाता है, पर्सन का भी गोल ही हो जाता है कि मुझे तो शिफ्ट होना है, अब्रॉड जाना है स्टडीज़ के लिए, या फिर वहाँ पे सेट होना है। मैं यहाँ पे बात आता हूँ, तो यहाँ पे इंदौर की बात अगर करें, तो यहाँ पे कई जैसे से जो एज वाइज अगर बात करें 25 to 35 या 30 to 40 के जो लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे अपना घर का खुद का मकान होना चाहिए, ज़मीन भी अपनी और छत भी अपनी। तो एक ये डिफरेंट एक गोल हो गया। और अगर मैं गोल की बात करता हूँ मुंबई की, तो मुंबई में जहाँ मैंने कैटर किया, तो वहाँ पे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ज़मीन अपना और छत भी अपनी, जो है आसमान भी अपना का जो सपना पूरा हो सकता है, बट उनके लिए नहीं है जो 35 से स्लैक। तो इसीलिए क्या जोग्राफिकली मैंने भी देखा है कि गोल्स चेंज होते हैं, पर्सन टू पर्सन तो होते हैं, जोग्राफिकली भी चेंज होते हैं। इसीलिए मैं ये हमेशा ये बोलना चाहता हूँ कि सर, हमेशा जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे बात करते हैं, तो हमेशा ये बोलता हूँ सर कि इंडिविजुअली आप क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि सेम थिंक टैंक में आपकी संतान भी सोचे, या सेम थिंक टैंक आपके फादर का हो। तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई एक ही विचारधारा से सोचे, तो वही एक ज़रूरी हो जाता है। फिर रिटायरमेंट की अगर बात करें, तो कोई बोलता है कि रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आशावादी होता है, उसे लगता है कि मैं रिटायरमेंट में भी ऐसे ही लाइफस्टाइल को मेंटेन करूँ। और कुछ बोलता है कि यार आज ही में जीते हैं, आज ही, कल का किसने देखा, जो गाना है ना कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो सब डिफरेंट मेंटालिटीज़ होती हैं, बट एक प्लानिंग करने से ये होता है कि आप रिस्क को कहीं ना कहीं मिटिगेट करते हो, कहीं ना कहीं रिस्क को कम करते हो।